नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आईबीपीएस में पीओ एग्जाम की तैयारी के लिए जो सीरीज है लेक्चर्स की, उसमें आज ये तीसरा लेक्चर है और इंग्लिश पर दूसरा है। और आज की इस क्लास में हम आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2021 को सॉल्व करेंगे। उसमें 19 क्वेश्चंस लेंगे। पैराग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है जिसमें 11 क्वेश्चन है, क्योंकि वो सारा पैराग्राफ एक स्लाइड पर आ नहीं सकता है, तो इसलिए मुझे उसको छोड़ना पड़ा है। अदरवाइज 2-3 स्लाइड पर लेने में कंटिन्यूटी नहीं बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल अप्रोच लगाकर इस पेपर को सॉल्व किया गया है। इसमें लॉजिकल अप्रोच से आशय ये है कि आपको ग्रामेटिकल जो ग्रामर्स के रूल हैं जो आपको आने चाहिए और जो आपको फॉलो करने चाहिए जब आप इंग्लिश का पेपर देते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करने से आपको सहजता और सरलता ये रहती है कि आप ऐसे ऑप्शंस जो ग्रामर्स के उस रूल के सापेक्ष फिट नहीं बैठते हैं आंसर के लिए, तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास में लगभग ऐसी कोशिश की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पहले 3 क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं, डायरेक्शन है इसके लिए कि एक वर्ड दिया गया है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए और 3 सेंटेंसेस में उसको इस्तेमाल किया गया है। ऐसे स्टेटमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है जहां पर वर्ड को इस्तेमाल किया गया कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर में, और अगर वर्ड सब में इनकरेक्टली यूज किया गया है तो हमको ऑप्शन ई का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला है फेलो। सो फेलो का अर्थ होता है एक प्रकार से साथी। तो पहला स्टेटमेंट, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आस्क्ड ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू फेलो। तो पहली चीज तो ये है कि यहां फॉलो आएगा, अनुसरण करना। तो ये शब्द जो फेलो है ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, संज्ञा भी है और विशेषण भी है। ऑब्वियसली वर्ब नहीं है, तो चूंकि यहां टू लगा हुआ है तो इसलिए ये फेलो यहां गलत है। करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, कंपनी सीकिंग हाईली मोटिवेटेड रिसर्च फेलो। यहां बिल्कुल ठीक है, रिसर्च फेलो एब्सोल्युटली राइट। तो यहां पर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ओके। वॉलंटियर्स हेल्प फेलो विलेजर्स, तो यहां पर ये इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव के रूप में। ओके। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। यहां नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, यहां एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और जैसे मैं एक और उदाहरण आपको दे सकता हूं कि यू आर ऑल माई फेलो स्टूडेंट्स। ओके, सिंपल। और फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, वो एक वर्ब होती है। तो इसमें ऑप्शन है डी। नेक्स्ट लेते हैं, एक्सेंट। एक्सेंट नाउन और वर्ब दोनों है। बोलने के किसी स्पेसिफिक तरीके को एक्सेंट कहा जाता है, और ये नाउन हो गया। और अगर वर्ब की अगर हम बात करें तो वो है कि किसी सिलेबल पे, किसी आवाज पे जोर देना। ओके। सो देयर हैज बीन मच डिस्कशन अबाउट सेलिब्रिटीज एक्सेंट, यहां बिल्कुल ठीक है। सेलिब्रिटीज के बोलने का तरीका तो बिल्कुल ठीक है, ये पहला इज परफेक्टली ऑल राइट। टेम्पल ज्वेलरी वॉज मोस्टली मेड फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर एंड फिनिश्ड विद हैंडक्राफ्टेड एक्सेंट्स, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हैंडीक्राफ्टेड एक्सेंट्स का मतलब ये है कि हैंडीक्राफ्ट वाला टच या हैंडीक्राफ्ट वाली फील। ओके, तो ये परफेक्टली ऑल राइट है। लेकिन सक्सीडिंग यानी आने वाली, मेरा कहीं ट्रांसफर होता है तो मेरी जगह जो अधिकारी आएगा वो सक्सीडिंग कहलाएगा। तो सक्सीडिंग पब्लिक अथॉरिटीज कैन नॉट एक्सेंट द वर्क ऑफ देयर प्रेडिसेसर्स, यानी कि जो पहले काम कर रहे थे। तो यहां पर एक्सेंट शब्द गलत है। हम यहां कहना चाह रहे हैं कि आने वाले जो अधिकारी होते हैं वो अपने पूर्ववर्ती अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्य को, इसमें हम कुछ वर्ड्स ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडू। कहीं कहीं अगर आवश्यकता हो तो हम क्रिटिसाइज भी ला सकते हैं, बट एक्सेंट इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड हेयर। ओके, तो अंडू मुझे मोस्ट सुटेबल लगता है। सो द ऑप्शन हेयर इज ऑब्वियसली बी। विंड या वाइंड, ये 2 तरह से बोला जाता है। सो एक्चुअली नाउन, विंड नाउन है, लेकिन जब मैं वाइंड बोलूंगा जिसका पास्ट टेंस होता है वाउंड, तो ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह से इस्तेमाल होता है। विंड एज ए नाउन का मतलब होता है वायु या हवा, और वाइंड एज ए वर्ब का मतलब होता है लपेटना, जैसे हाथ पे पट्टी लपेटना। ओके, तो इट स्टेटेड दैट द ऑफिसर्स मस्ट एस्टेब्लिश ए क्लोज्ड विंड with laboratories. No,
फॉर एक्सपीडाइटिंग द रिजल्ट्स ऑफ जेनोमिक एनालिसिस, तो यहां पर आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, रिलेशन आ सकता है, समन्वय कोऑर्डिनेशन आ सकता है। करेक्ट। वाइंड योर आर्म विद ए बैंडेज, अपनी बाह को पट्टी से बांध लीजिए, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ये गलत हुआ। द विंड ऑफ ए यूनिवर्सिटी इज ऑफन जज्ड बाय द कलेक्टिव अचीवमेंट्स ऑफ इट्स एल्यूमिनाई, नो। यहां आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल द नेम एंड फेम ऑफ यूनिवर्सिटी इज ऑफन जज्ड बाय द कलेक्टिव अचीवमेंट्स ऑफ इट्स एल्यूमिनाई, तो विंड यहां नहीं आएगा, तो ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, so this is directions for question 14 to 18. In each of the questions given below, जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें एक सेंटेंस में 3 वर्ड्स दिए गए हैं बोल्ड में। चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज वर्ड्स, तो इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन चुननी है जो वर्ड्स की करेक्ट सीक्वेंस दे, ताकि सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। So question number 14, as the staying lifestyle continues, तो staying lifestyle is nothing, ये ना तो contextually सही है ना grammatically सही है, तो यहाँ obviously आएगा modern, यानी A shall be replaced by C. As the modern lifestyle continues to evolve, so A has been replaced by C. Correct? तो यहाँ पर आ गया modern. As the modern lifestyle continues to evolve, a phenomenon that has been further accelerated, तो ये बिल्कुल ठीक है, so B stands as such and C being replaced by A means phenomenon that has been further accelerated during the pandemic is that of staying at home, बिल्कुल ठीक है, so CBA, this is the correct option, so option C is the answer. Okay, next, the death of 5 elements has again reduced, अब has के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, सो यहां लिखा हुआ है रिड्यूस, तो रिड्यूस यहां नहीं आएगा, तो थर्ड फॉर्म का हमारे पास एक ही वर्ड है, दैट इज हाईलाइटेड, यानी कि ए शैल बी रिप्लेस्ड बाय बी मींस द डेथ ऑफ द 5 एलिमेंट्स हैज अगेन हाईलाइटेड द गैप्स इन एफर्ट्स टू, अब टू के साथ रिड्यूस आएगा, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ एक ही हमारे पास, एंड दैट इज रिड्यूस, तो ए शैल बी रिप्लेस्ड बाय बी and B shall be replaced by A and man animal conflicts, तो ये बिल्कुल ठीक है, in the country, okay, C as such, so हमारा जो सीक्वेंस बनी यहाँ पर करेक्ट वो बनी BAC, so option B is the answer. Okay, next, the leap of artificial intelligence in the students sector has helped education and educators, so the leap of artificial intelligence बिल्कुल ठीक है, in the education sector not the student sector, so यहाँ पर C shall replace B and B shall replace obviously C, so A as such, B replaced by C and C replaced by B, so ACB, option A is the answer. Okay, next, the additional budget for Manrega was among the most threatened awaited, अब threatened obviously यहां पर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में मोस्ट लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। वॉज के साथ अवेटेड आ रहा है, तो एज सच इसमें कोई खामी नहीं है, ठीक, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो नो इशू। तो यहां क्या आना चाहिए, थ्रेटन की जगह, वॉज अमंग द मोस्ट थ्रेटन अवेटेड एज पेंडिंग पेमेंट्स और वेजेस हैव कीनली, नो, कीनली यहां आएगा, was among the most keenly awaited, so A उत्सुकता से प्रतीक्षित था, so A shall be replaced by B. Now was among the most keenly awaited as pending payments for wages have, और have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, तो हैज हैव या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्वियसली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो यहां पर आएगा थ्रेटन, थ्रेटन एक ही शब्द है हमारे पास जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, सो बी शैल बी रिप्लेस्ड बाय ए टू ट्रिपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो सी एज सच, सो बी ए सी, ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट, द साइक्लोन विल ब्रीफली गेन इन सीवियर, तो सीवियर एडजेक्टिव है, कठोर, कठिन, बहुत सख्त, ओके. द साइक्लोन विल ब्रीफली गेन इन स्ट्रेंथ,
शक्ति में वृद्धि होगी साइक्लोन के, सो ए शैल बी रिप्लेस्ड बाई सी, करेक्ट. द साइक्लोन विल ब्रीफली गेन इन स्ट्रेंथ एंड बिकम ए कन्वेंशनल साइक्लोनिक फॉर्म. तो यहां आएगा ऑब्वियसली सीवियर एंड बिकम ए सीवियर साइक्लोनिक फॉर्म. सो बी शैल बी रिप्लेस्ड बाई ए, और ऑब्वियसली अब हमारे पास बी बचा, तो सी शैल बी रिप्लेस्ड बाई बी, बट इज अनलाइकली टू मेक ए कन्वेंशनल लैंडफॉल. बिल्कुल ठीक है, तो सी ए बी इज द ऑप्शन आंसर. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 23 तक 5 क्वेश्चन इस डायरेक्शन पर बेस्ड हैं, और इस डायरेक्शन के अनुसार अब यहाँ पर 6 सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें से जो लास्ट सेंटेंस है ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है. द सेंटेंस एफ विच हैज ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड वुड बी द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. तो ए बी सी डी ई इन 5 सेंटेंसेस को हमने इस तरह से रीअरेंज करना है ताकि एक कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ बने. तो लेट्स स्टार्ट. तो इसको यहीं कर लेते हैं, फिर आगे आने वाले जो 5 क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली इसी सीक्वेंस पर बेस्ड रहेंगे. तो द ट्रेन इनिशियली ऑपरेटेड, नो, ये ट्रेन किसी रेफरेंस में आ रही है, तो ट्रेन का कोई रेफरेंस पहले आया है, तो ए पहला नहीं हो सकता. द एबिलिटी ऑफ सर्बियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल, नो, ये भी किसी रेफरेंस में आया है. द हिस्ट्री ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन सर्बिया began in mid 19th century when most of the territory was still held by Austro-Hungarian and Ottoman empires. तो obviously C पहला है, यहां से बात शुरू हो रही है. करेक्ट. पार्ट ऑफ द लाइन नहीं आएगा क्योंकि लाइन का कोई रेफरेंस आना चाहिए पहले. तो द फर्स्ट रेल लाइन ऑन द प्रेजेंट डे टेरिटरी ऑफ सर्बिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 20 अगस्त 1854 बिटवीन लिसावा ओराविका बाजिजास. तो ई आएगा इसके बाद क्योंकि ये इससे कनेक्ट हो रहा है, तो सी के बाद ई. ओके, अब इस रेल लाइन का रेफरेंस हमारे पास यहां पर है. पार्ट ऑफ द लाइन वाज लोकेटेड इन सर्बिया पासिंग थ्रू बेला क्रकवा व्हाइल रेस्ट इज इन रोमानिया. सो इट इज नाउ डी. अब हमारे पास ए और बी बचा. सो ऑब्वियसली चूंकि लाइन फर्स्ट रेल लाइन की बात हो रही है तो ए आएगा. द ट्रेन इनिशियली ऑपरेटेड ऑन हॉर्स ड्रॉन ट्रैफिक वर लेटर रिप्लेस बाई 1856 बाई स्टीम लोकोमोटिव. बेसिकली यहां पर या तो वॉज आना चाहिए था या यहां ट्रेन आना चाहिए था. एनीवे इट इज ए एंड देन फाइनली वी हैव बी. द एबिलिटी ऑफ सर्बियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल एफिशिएंटली मेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल. ओके, और अल्टीमेटली एफ. तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है सी ई डी ए बी एफ. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. तो ये है हमारा सी ई डी ए बी एफ. ओके, तो इसको आप मार्क कर लीजिए. ऑब्वियसली अब हमारे बाकी 4 क्वेश्चन जो हैं वो इसी पर बेस रहेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. तो थर्ड है हमारा डी. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. सो सी, ऑप्शन सी इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. 1 2 3 4 5 बी. So option B is the answer. Which of the following would be the fourth sentence after rearrangement? 1 2 3 4 A. So option A is the answer. तो भाई बहुत सरल सवाल था. इन ऐसे सवालों में आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप पहले सीक्वेंस बना लें. ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं. 24-25 दो क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन ये है कि सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें एक पार्ट बोल्ड में और इस कलर में है, और ये गिवन फ्रेज, ये जो फ्रेज आपको दिया गया इसमें एक गलती हो सकती है, नहीं हो सकती है. ओके, और ये जो नीचे जो 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ई छोड़ दीजिए, ये जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दी गई, इनमें से कोई इसको एक इनकरेक्ट फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है. यदि फ्रेज को रिप्लेस करना आवश्यक ना हो तो ऑप्शन ई आंसर होगा. तो 24वां क्वेश्चन देखते हैं. द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज इंटेंडेड टू डबल इनकम्स ऑफ फार्मर्स विच हैज बीन लैंग्विशिंग व्हाइल स्टॉक मार्केट्स आर सोअरिंग. तो जो पेंडिंग है या जो कमजोर होती जा रही हैं, गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज, ऐसी न्यू पॉलिसीज जो इंटेंडेड है किसानों की इनकम को दुगनी करने के लिए, तो वो तो लैंग्विशिंग स्टेट में है, जबकि स्टॉक मार्केट जो है वो सॉरिंग, मतलब उनमें वृद्धि हो रही है. तो ये बहुत सरल सवाल है, ये एक्चुअली प्लूरल है और ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है. तो हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय हैव. दैट्स ऑल. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट. द प्राइम मिनिस्टर विल केम. ये इमीडिएटली यहां आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. विल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है.
विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो विल कम आएगा यहाँ पर, या विल विजिट आएगा। विल कम तो ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है, तो केम की जगह विल विजिट आएगा। हैड विजिटेड नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट मंडे की बात हो रही है। हैड विजिटेड का मतलब था कि अगर यहां पर आता प्रीवियस मंडे और आगे सेंटेंस उसी हिसाब से लिखा होता तो मैं हैड विजिटेड लगाता, लेकिन ये आने वाले मंडे की बात है, तो विल विजिट ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, इसमें सेंटेंस में 4 भाग हैं जिसमें किसी एक में गलती है, और अगर किसी में गलती नहीं है तो हमको ऑप्शन ई लगाना है। ये बहुत सरल सवाल है। तो इस तरह का सवाल मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। द मैनेजर एज वेल एज द टीम मेंबर्स। अब ये आप ध्यान रखिए कि ये भले ही प्लूरल हो, लेकिन अगर कंजंक्शन एज वेल एज है तो जो वर्ब होगी वो इस सब्जेक्ट पर बेस्ड होगी, बट इट इज सिंगुलर, तो यहां आएगा इज। अगर यहां होता एंड द मैनेजर एंड द टीम मेंबर्स, तब यहां आर बिल्कुल ठीक था, लेकिन एज वेल एज होने के कारण यहां इज आएगा, तो डी पार्ट में गलती है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, डायबिटीज अफेक्ट मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये बहुत सरल सवाल है। फिर से, डायबिटीज एक बीमारी का नाम है और ऑब्वियसली ये सिंगुलर है, मधुमेह, तो यहां अफेक्ट्स आएगा। अफेक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सो पार्ट ए में गलती है। ऑप्शन ए इज द आंसर। नॉट फॉर ए मोमेंट आई थिंक आई वुड बी ऑफर्ड द जॉब, सो आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई गॉट इट। ये एक सरल सवाल है। आई थिंक में गलती है, ये पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस, तो बेसिकली इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय लाइक दिस, नॉट फॉर ए मोमेंट डिड आई थिंक। एक क्षण के लिए भी मैंने नहीं सोचा, आई वुड बी ऑफर्ड द जॉब। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, शीला विल हैव रीच्ड हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। तो एज सच इसमें तो कोई गलती नहीं है। शीला विल हैव रीच्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। शीला विल हैव रीच्ड हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो ठीक है, ऑप्शन ई इज द आंसर। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन आई हैड लेफ्ट द ऑफिस। नो, व्हेन आई लेफ्ट द ऑफिस। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट द ऑफिस। ओके, तो हेड यहां नहीं आएगा। तो जब दो ऐसी इवेंट दी गई हो जो किसी कंजंक्शन से जुड़ी हुई हो और दोनों पास्ट टेंस में हो, तो पहला वाली जो वर्ब है वो आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस से, तो ये, और दूसरी वाली आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो ये यहाँ हेड नहीं आना था, यहाँ हेड बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट वाचिंग दिस क्लास। और आने वाली क्लासेस में भी मैं गणित और इंग्लिश, स्पेसिफिकली यही 2 सब्जेक्ट IBPS के लिए, उसमें अपेक्स बैंक का एग्जाम भी शामिल है, तो ये मॉक टेस्ट जिसमें सॉल्यूशन शामिल है इन सारे टेस्ट पेपर्स का IBPS द्वारा जो आयोजित किए गए हैं, उसको कंटिन्यूड रखूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम ID मैंने आपके सामने दिया हुआ है ये, तो इसे आप ज्वाइन कर लें, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे निश्चित रूप से टेलीग्राम ID पर भेजें। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।